में कोई नीट टॉपर की स्टोरी नहीं बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी कि टॉपर किस चीज़ को फॉलो करते हैं, मैं वो बताऊंगी जो रियलिटी है। सो प्लीज़ मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करूंगी कि रील्स को कम जो है वो फॉलो कीजिए एंड रियलिटी को ज़्यादा फॉलो कीजिए। और आज तक रियलिटी कोई भी नहीं बताता है, चाहे आप यूट्यूब की बात कर रहे हो या कहीं की भी बात कर रहे हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है और मुझे पता है कहीं ना कहीं कि आप भी इस टाइम पे वो सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग जगह पे जा जाके ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम मोटिवेशन फील करें एंड हम अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि नीट के लास्ट 4 मंथ्स रह गए हैं और आप सब इस टाइम पे प्रेशर, डिमोटिवेशन एंड गिल्टी सब कुछ एक ही साथ फील कर रहे हो। इतने सारे यूट्यूब पे अलग अलग आपने टाइम टेबल देख लिया, लेकिन अभी तक आपको एक भी ऐसा टाइम टेबल नहीं मिला जो आपका द वे ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज कर पाए। टाइम टेबल आपको मिल भी रहा है तो वो टाइम टेबल 2-3 दिन फॉलो करने के बाद आप उस टाइम टेबल को फॉलो कम और डीमोटिवेट ज़्यादा फील करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड द पॉइंट जो मैं आपको एंड में बताऊंगी जो आप भी कहीं ना कहीं अपने साथ रिलेट करते हो और मैंने भी ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन मैंने बहुत रिलेट किया है। आई डोंट वांट कि वो चीज़ आप भी अब फॉलो करो और वो गलतियां आप भी रिपीट करो जो मैंने की है एंड आप भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ इस साल। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, डोंट स्किप इट एंड एंड वाला पॉइंट ऑफकोर्स आपकी थिंकिंग को चेंज कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने अब मेरी अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन बताई थी, मैंने कैसे की जब मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से की है एंड नाउ आई एम इन द 3rd ईयर ऑफ MBBS, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी क्यों है? सब लोग आपको यूट्यूब पे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे लोग आपको अलग अलग टाइप का टाइम टेबल बताते हैं कि आप इस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करो तो आप नीट क्लियर कर लोगे। या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम बात कर लें, आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, आप इतने बजे पढ़ो, इतने टाइम पढ़ो, इतने टाइम तक आपको पढ़ना जरूरी है। ये सब चीज़ें बहुत लोग बताते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कोई नहीं बताता कि अगर हम टाइम टेबल को फॉलो ना करें तो क्या हम ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं? बिकॉज आप सबको पता है कि जैसे ही हम टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट करते हैं 2 दिन हम बहुत अच्छा टाइम टेबल फॉलो करते हैं। मैं भी करती थी क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फॉलो की है अपने टाइम पे। 2 दिन हम इतना अच्छा टाइम टेबल फॉलो करते हैं, उसके बाद क्या होता है तीसरे दिन हमसे वो नहीं हो पाता है। क्या आज तक आपको किसी ने ये बताया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि हमें मोटिवेशन फील हो, लेकिन उसके बाद हमें होता है सिर्फ डिमोटिवेशन फील? बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने खुद आज तक कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। पहले मैं करती थी बट देन आई जस्ट स्किप इट कि नहीं। टाइम टेबल फॉलो करते टाइम मैंने एक चीज़ जो देखी थी कि मुझे टाइम टेबल फॉलो करने के बाद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता था, क्योंकि एक टाइम आता है हमसे वो नहीं हो पाता है और उसके बाद हमें होता है डिमोटिवेशन फील। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज अगर आप अभी भी टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग वीडियोस देख के अलग अलग टाइम टेबल बना रहे हो, तो प्लीज़ 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 ऐसा बिल्कुल मत करो। इस चीज़ को छोड़ दो, बिकॉज इसके अलावा जो है ना, ये जो टाइम टेबल बनाने की कोशिश आपकी है और आप चाहते हो कि सुबह इतने बजे उठ के इतना टाइम तक ये करना है, इतना टाइम तक ये करना है, ये चीज़ सिर्फ आपको गिल्टी एंड डिमोटिवेट फील करेगी। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा इस टाइम टेबल से। सो प्लीज़ इसको आज से ही बंद कर दो। ये टाइम टेबल वाला जो ये सब कुछ फॉलो करना है इसको बंद करो, बिकॉज आप सबका एक शेड्यूल अलग अलग होता है। मुझे समझ आया है कि जो प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं है, प्रॉब्लम है इस टाइम टेबल में, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था मेरे खुद के ऊपर और मैं उतना ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील करती थी। इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर। प्रेशर अगर जितना ही कम होगा उतना ही अच्छे से आप पढ़ पाओगे, आप उतना ही फोकसली पढ़ पाओगे, और इसीलिए मैंने उस टाइम पे टाइम टेबल को फॉलो करना बंद कर दिया। पॉइंट नंबर 2 इज द डेली टारगेट स्ट्रेटेजी। अगर टाइम टेबल नहीं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको फॉलो करके हम नीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, फोकसली स्टडी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन दीज लास्ट 4 मंथ्स। सो एक चीज़ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, सब टाइम टेबल के बारे में ज़रूर बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि टाइम टेबल को छोड़ के एक और चीज़ होती है जिसको रूटीनली फॉलो करेंगे अगर आप, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने नीट के टाइम पे आप लेके आ सकते हो, एंड दैट इज डेली टारगेट सिस्टम। नाउ ये डेली टारगेट स्ट्रेटेजी क्या है जो मैंने फॉलो की एंड नाउ आई एम इन 3rd ईयर ऑफ MBBS। डेली टारगेट सिस्टम इज एक्चुअली कि मैंने ये रोज़ रोज़ नहीं डिसाइड किया कि मुझे कितने बजे क्या पढ़ना है, इतने बजे मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इस टाइम पीरियड में मुझे खाना खाना है या फिर इस टाइम पीरियड में मुझे रेस्ट करना है। इसके बजाय मैंने ये चूज़ किया कि भाई मुझे पूरे दिन में इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो मुझे ये टारगेट जो है वो रखना है। चाहे आप एक फिजिक्स का टॉपिक हो गया, आपने बायोलॉजी के 2-3 टॉपिक उठा लिए, केमिस्ट्री के टॉपिक उठा लिए, एंड उसके साथ साथ 50 से 100 तक आपने MCQ सॉल्व करने हैं, नीट का क्वेश्चन पेपर लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप एक पर्टिकुलर टारगेट चूज करते हो कि चाहे मुझे दिन से रात हो जाए लेकिन मुझे ये टारगेट कंप्लीट करके ही सोना है, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करते हो देन
मुझे पता है कि ये कितना फ़ायदेमंद है कि इससे आपको डिमोटिवेशन फील नहीं होगा, इससे आपको गिल्टी फील नहीं होगा, आपको कोई टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ फॉलो करना है तो अपना टारगेट कि भाई आज ये टारगेट बनाया है तो इसको रात तक खत्म हो या फिर जब भी खत्म हो, इसे करना ही है। तो अगर आप डेली टारगेट सिस्टम या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो मुझे पता है कि ये कितनी फ़ायदेमंद है। उस टाइम पे मैंने ये ज़रूर फॉलो किया है। आई सजेस्ट कि इसको आप भी फॉलो करें। पॉइंट नंबर 3 इज़ एनसीईआरटी ट्रुथ। एनसीईआरटी इज़ ऑल अबाउट नीट, हम कह सकते हैं, बिकॉज हम बायोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी ही आपका नीट क्लियर करवा सकती है। अगर आपने लास्ट इन मंथ्स में एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया, उसकी रिवीजन पे रिवीजन नहीं की, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे छोड़ रहे हैं। आपकी साल भर की मेहनत जो है यहाँ पे आपकी आके फिनिश हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो लास्ट में 3 से 4 बार एनसीईआरटी रिवीजन मस्ट है उनकी। अगर आप वो नहीं, लास्ट 4 मंथ्स में अगर आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हो तो वो है एनसीईआरटी। मतलब सब कुछ छोड़ दो, लेकिन एनसीईआरटी कभी ज़िंदगी में मत छोड़ना। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स एंड बायोकेम के जितने बना सकते हो फॉर्मूला शीट्स बनाओ, उनको फॉलो करो, ठीक है। और एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है उसको रैपिड रिवीजन एंड बार बार रिवीजन दो, जिससे आप अच्छे गुड स्कोर जो है वो कर पाओ। एज यू ऑल गाइज नो कि एनसीईआरटी, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो मैक्सिमम नंबर नीट के अंदर एनसीईआरटी जो बायोलॉजी के हैं वो होते हैं। नंबर 4 इज द एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज रियलिटी। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस इज इक्वल टू अ रियल प्रिपरेशन। अगर आप जिस थ्योरी ही करते जा रहे हो और क्वेश्चंस जो है वो नहीं लगा रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा और कितना पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। देखो, ज़िंदगी में हम कुछ भी करते हैं तो हमें हर चीज़ को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप कुछ सीख रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, तो उसको जितना टाइम आप अप्लाई नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। क्वेश्चन इज अ रियल प्रिपरेशन, राइट। सो बहुत लोग जो है ना वो ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करते हैं। मेरे टाइम पे मैं सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है कि मैं अगर कोई क्वेश्चन लगा रही हूँ, चाहे वो फिजिक्स का है या किसी भी टॉपिक का है, मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ और मुझे अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँ उसके ऊपर, तो मैं क्या करती थी कि वापस से आई जस्ट स्किप दैट एंड वापस से मैं उस टॉपिक पे चली जाती थी। मैं ये सोचती थी शायद मेरा टॉपिक कहीं ना कहीं वीक है, जिसकी वजह से आई कांट एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। टॉपिक एकदम स्ट्रांग होने के बावजूद भी मेरा क्वेश्चन अप्लाई नहीं होता था, मुझसे नहीं होता था। इसका साफ सा मतलब ये था कि मैंने जो पढ़ा, मैंने कभी उसको अप्लाई किया ही नहीं। मैंने जो भी थ्योरी में पढ़ा है, कोई एमसीक्यू मतलब अगर मैंने फिजिक्स पढ़ी है या कुछ भी किया है, तो मैंने कभी उसको क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई ही नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो अगर आप लास्ट वीक्स में, लास्ट मंथ्स में क्वेश्चंस थ्योरी पे फोकस करो। अगर थ्योरी आती होगी तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यू जो है वो अटेम्प्ट करो। अगर आप एमसीक्यू को थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा आपका ये थ्योरी और एमसीक्यूज का, तो वहाँ पे आप गए। मतलब मैं डिमोटिवेट फील नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि ये होता है और यही करना है आपको। नंबर 5 इज वीक टॉपिक स्ट्रेटजी। तो वीक टॉपिक से भागना बंद करो यार। सबसे पहले तो हम सबकी ये बड़ी गंदी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, जो वीक टॉपिक होते हैं उनको हम अवॉइड करते रहते हैं, और जो इजी टॉपिक होते हैं हम उनको रैपिड रिवीजन, बार बार रिवीजन देते रहते हैं, ये सोच के कि ये टॉपिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें आते हैं। बट द बेसिक जो हमें नहीं पता कि जिस टॉपिक को आप अभी अवॉइड कर रहे हो, कल को उन्होंने आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो मैं ये बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि सबसे पहले ना, आपको लगता है ना जो कि आपके टॉपिक ये जो है आपको टॉपिक नहीं आता तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इतने सारे टॉपिक तो आते ही हैं। तो ये गलती ना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप कर रहे हो तो, अभी तक कर रहे हो तो, वीक टॉपिक उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है जो आपको आते हैं। क्योंकि क्या पता कल को वीक टॉपिक जो आपको लगता है ना, और आप इस टाइम उसको ये सोच के छोड़ रहे हो कि कोई नहीं, एक टॉपिक नहीं आता तो क्या हो गया, कल को उसके बेसिस पे कितने सवाल बन के नीट में आ जाए ये आपको भी नहीं पता है। तो हर चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर रहना इज द मस्ट। बिल्कुल मत बोलना कि नीट में मार्क्स वही टॉपिक्स, वही चैप्टर देते हैं जिनको आप छोड़ के जाते हो, और फिर हमें होता है रिग्रेट। और वो रिग्रेट किसकी वजह से हो रहा है ये आपको पता है कि ये आपकी खुद की गलती है। आपको कोई नहीं बोल रहा था कि उस टॉपिक को छोड़ो, आपको कोई नहीं बोल रहा था कि उस टॉपिक को अवॉइड करो, आपकी खुद की गलती होती है। अगर आज आपका नीट क्लियर नहीं हुआ है ना, तो उसमें आपकी गलती है, कहीं ना कहीं गलती है। कभी अपने दिल पे हाथ रख के खुद से ये पूछना कि जितने नंबर आप अपने मॉक टेस्ट में अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या उतने अच्छे से आपने तैयारी की है? अगर की है तो यस लिखो, और अगर नहीं की है ना तो नो लिखो। और ये बात सच है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम दूसरों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन खुद हम इतनी गलतियां करते हैं। हम खुद, हमें पता है हम कितने पानी में होते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू? लाइक अगर आपको पता है कि आप इतने कोशिश कर रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपके नंबर भी आएंगे। इट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपको बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते।
आप करते हो, मैं करती थी और सब स्टूडेंट्स करते हैं। और माइंडसेट एंड कंपैरिजन। माइंडसेट जो आपको बनाना है, कंपैरिजन जो आपको छोड़ना है। कंपैरिजन जो हम सब करते हैं, एक दूसरे को देख के, दूसरों की तरफ देख के हम उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, हम खुद को कंपेयर करते हैं। ये आपको छोड़ना है। माइंडसेट जो आपको बनाना है कि आपने इतने टाइम पे ये करना है तो आपने करना है, इस बार नीट क्लियर करना है तो आपने करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। किसी से कंपेयर करना सबसे फास्ट वे है डिमोटिवेशन का। अगर आप खुद को आज किसी से कंपेयर करते हो तो कल को आप उतना ही डिमोटिवेट फील करोगे। सो दैट्स द ऑल इन दिस वीडियो विच आई एक्चुअली वांट टू टेल यू ऑल गाइज। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू होगी आपके लिए, मेरे लिए भी थी। एंड ऐसी चीज़ें जो मैंने फॉलो की है और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी गलतियाँ करो। एंड ये सब मैं इस वीडियो में बताना चाहती थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने जो नीट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, ताकि मुझे पता चले कि ये कितनी फ़ायदेमंद है आपके लिए, कितनी बेनिफिशियल है ये वीडियो आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टू सपोर्ट मी। एंड आई एक्चुअली एंड रियली वांट कि इस बार आपका नीट क्लियर हो,